नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 27 जनवरी 2026 भाग 1 के करंट अफेयर्स पर हम गहराई से बात करेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। इस चर्चा की और रोज़ाना करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर देखें। आज हम भारत की कहानी के दो बिल्कुल अलग लेकिन शायद जुड़े हुए पहलुओं को देखेंगे। एक तरफ हम मलेरिया जैसी एक सदियों पुरानी घरेलू चुनौती से निपटने के आधुनिक तरीकों को समझेंगे और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के साथ भविष्य की साझेदारी बनाने की हमारी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को जानेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ विषय आपकी तैयारी में दोहराए जा रहे हों, जो इनके महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो चलिए पता करते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। 2015 से 2023 के बीच, मतलब सिर्फ 8 सालों में भारत में मलेरिया के मामले 80% से ज्यादा कम हो गए हैं। ये सुनने में तो लगभग एक चमत्कार जैसा लगता है। इस शानदार सफलता के पीछे की असली कहानी क्या है? ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। लेकिन इससे पहले कि हम रणनीति पर बात करें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मलेरिया उन्मूलन या मलेरिया एलिमिनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि 160 जिले मलेरिया मुक्त हो गए हैं। अच्छा, यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है। उन्मूलन यानी एलिमिनेशन और समाप्ति मतलब इरेडिकेशन, इनमें क्या कोई फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। बहुत बड़ा फर्क है और यूपीएससी के लिए ये जानना जरूरी है। इसे ऐसे समझे, उन्मूलन का लक्ष्य है भारत को मलेरिया फ्री बनाना, जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर मच्छर से मच्छर में फैलने वाला इन्फेक्शन 0 हो जाए। लेकिन समाप्ति या एराडिकेशन का मतलब है इस बीमारी को पूरी दुनिया से जड़ से मिटा देना, जैसे चेचक के साथ हुआ था। अच्छा, तो हमारा लक्ष्य अभी अपना घर साफ करना है, पूरी दुनिया नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया। तो हम अपना घर साफ करने में काफी सफल रहे हैं। आंकड़े यही बताते हैं। 2015 में 11 लाख से ज्यादा मामले थे, जो अब मुश्किल से 2.25 लाख रह गए हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? ये कहानी में कोई पेच भी है? पेच तो है, और यही अब असली चुनौती है। हम लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन युद्ध और ज्यादा जटिल होता जा रहा है। 2 बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। पहली, अब लगभग 40% मामले प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स? हाँ, ये परजीवी बहुत चालाक है। ये इंसान के लिवर में महीनों या सालों तक सोता रहता है और बिना नए मच्छर के काटे अचानक फिर से मलेरिया कर सकता है। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ओह, और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती है कंसंट्रेशन। मतलब 85% से ज्यादा मामले अब भी सिर्फ कुछ आदिवासी और जंगली इलाकों में ही केंद्रित हैं, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। बिल्कुल। तो अब लड़ाई पूरे देश में नहीं, बल्कि इन कुछ मुश्किल पॉकेट्स में है, जहां पहुंचना और इलाज करना ज्यादा कठिन है। ये सब जो सरकारी पहले हैं, जैसे टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक या मच्छरदानियां बांटना, ये सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये कीटनाशक वाली मच्छरदानियां सच में दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक पहुंच भी रही हैं, या ये सब सिर्फ कागजों पर हो रहा है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। पहुंच रही हैं, लेकिन कई बाधाओं के साथ। पहली और सबसे बड़ी बाधा है दवा प्रतिरोध। मलेरिया की जो सबसे कारगर दवा है, आर्टेमिसिनिन आधारित थेरेपी या ACT, उसके खिलाफ परजीवी मजबूत होता जा रहा है। और मच्छरों का क्या? दूसरी चुनौती वही है, कीटनाशक प्रतिरोध। मच्छर भी कीटनाशकों के आदी हो रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में। इसके लिए अब हमें ज्यादा महंगी दोहरे कीटनाशक वाली मच्छरदानियों की जरूरत पड़ रही है। और एक मानवीय पहलू भी तो है, प्रवासन का। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए उस मजदूर के बारे में जो ओडिशा के मलेरिया प्रभावित गांव से काम करने तमिलनाडु के मलेरिया मुक्त शहर में जाता है और अनजाने में अपने साथ बीमारी का परजीवी ले जाता है। हाँ, वहाँ एक नया प्रकोप शुरू हो सकता है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य की समस्याएं राज्यों की सीमाओं में नहीं बंधी होती। सही बात है। और शहरों में भी तो एक अलग ही कहानी है। जी, शहरों में निर्माण स्थलों पर जो पानी के टैंक हैं, वो शहरी मलेरिया के हॉटस्पॉट बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम सही रास्ते पर तो हैं, लेकिन आगे का रास्ता ढलान नहीं बल्कि चढ़ाई वाला है। तो आगे क्या? आगे के लिए रणनीति बिल्कुल साफ है। पहला, हर प्राइवेट अस्पताल के लिए एक-एक केस की रिपोर्टिंग अनिवार्य करना, ताकि कोई मामला नजर से न छूटे। दूसरा, निगरानी को सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का जरिया नहीं, बल्कि एक्शन लेने का टूल बनाना।
तीसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय को अकेले काम करने के बजाय शहरी नियोजन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना होगा। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। और चौथा, मेरा इंडिया अलायंस जैसे मंचों के जरिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। 2030 का लक्ष्य मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मलेरिया से लड़ाई में जिस तरह डेटा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सहयोग का इस्तेमाल हो रहा है, वही पैटर्न हमें भारत की विदेश नीति में भी दिखता है। भारत अब पुराने संबंधों से आगे बढ़कर कह सकते हैं कि डेटा और टेक्नोलॉजी पर आधारित नई साझेदारियां बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपीय संघ के साथ हमारे मजबूत होते रिश्ते। हाल ही में यूरोपीय आयोग और परिषद के अध्यक्षों का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होना इसी का संकेत है। इसे फिट पार्टनरशिप या उपयुक्त साझेदारी कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक आकर्षक शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। असल में ये फिट पार्टनरशिप सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है। ये भारत और यूरोप दोनों का दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के प्रभाव से बाहर निकलकर अपना एक तीसरा रास्ता बनाने का ऐलान है। अच्छा। ये एक तरह की रणनीतिक आजादी या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की घोषणा है। ये एक जरूरत का रिश्ता है जहां दोनों पक्ष एक नियम आधारित दुनिया चाहते हैं जिसमें वे अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकें। आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लगभग $136 बिलियन का व्यापार। लेकिन क्या हम कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं? ईयू अपने बाजारों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहा है। क्या ये फिट पार्टनरशिप की बातें सिर्फ शिखर सम्मेलनों की प्रेस रिलीज तक ही सीमित रह जाएंगी? ये आशंका हमेशा रहती है, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत बदल रही है। अवसर बहुत बड़े हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग को देखिए। अगर ईयू सिर्फ 10% का टैरिफ हटा दे तो तिरुपुर और नोएडा के हमारे हब बांग्लादेश और वियतनाम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल में यूरोप की बेहतरीन ईवी टेक्नोलॉजी और भारत की कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग मिलकर एक ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकती हैं। और फार्मा में तो हम दुनिया की फार्मेसी हैं ही। हाँ, जो यूरोप की सस्ती दवाओं की मांग को पूरा कर सकता है। और रक्षा क्षेत्र में भी तो एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं बल्कि साथ मिलकर बनाने का हो रहा है। भारतीय कंपनियां अब पोलैंड और जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों को गोला बारूद निर्यात कर रही हैं। ये कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी काम कर रही है। बिल्कुल, जहां वैश्विक कंपनियां चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही हैं। ठीक है, अवसर तो हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो इस पूरी कहानी को पटरी से उतार सकती है। मैं CBAM की बात कर रहा हूं। ये क्या भला है? इसे आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोप का एक तरह का ग्रीन वीजा है। ग्रीन वीजा? हाँ, अगर भारत का स्टील या एल्यूमिनियम यूरोप में दाखिल होना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि उसे बनाने में ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे 20% से 35% तक का भारी ग्रीन टैक्स देना होगा। बाप रे! यह हमारे निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है और किसी भी मुक्त व्यापार समझौते या FTA के सारे फायदों पर पानी फेर सकता है। मतलब ये व्यापार के नाम पर पर्यावरण का एक हथियार है। और भी ऐसी बाधाएं हैं? हाँ, कुछ और पारंपरिक बाधाएं भी हैं, जैसे कृषि। ईयू चाहता है कि भारत शराब पर टैक्स कम करे, लेकिन भारत को अपने किसानों के हितों की भी रक्षा करनी है। और वो लेबर स्टैंडर्ड वाला मुद्दा? जी, ईयू व्यापार को पर्यावरण और मजदूरों के अधिकारों जैसे मुद्दों से सख्ती से जोड़ना चाहता है, जिसे भारत कभी-कभी नियामक साम्राज्यवाद या रेगुलेटरी इंपीरियलिज्म के तौर पर देखता है। और डेटा वाला मुद्दा तो है ही। हाँ, डेटा संप्रभुता का, जहां भारत चाहता है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर हो, जिस पर यूरोपीय टेक कंपनियों को आपत्ति है। तो इन चुनौतियों के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता बातचीत और आपसी समझ से ही निकलेगा। पहला और सबसे जरूरी कदम है 2026 के मध्य तक अटके हुए FTA को फाइनल करना। दूसरा? CBAM के मुद्दे पर भारतीय उद्योगों को तैयार होने के लिए समय मांगना या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देना। तीसरा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC को तेजी से धरातल पर उतारना। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और चौथा, यूरोप की बूढ़ी होती अर्थव्यवस्थाओं में काम करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए अवसर बनाना।
संक्षेप में, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अब भारत और ईयू एक दूसरे के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि पीछे हटने का विकल्प नहीं है। यह दिखाता है कि भारत की पहचान सिर्फ दुनिया की फार्मेसी या एक आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। जैसे कर्नाटक के गड़क जिले में लक्कुंडी में हाल ही में मिली प्रागैतिहासिक खोजें। वहां नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं जो उस जगह के इतिहास को कई हजार साल पीछे ले जाते हैं। सही बात है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। लक्कुंडी पहले से ही कल्याणी चालुक्य और होयसल राजवंशों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ये नई खोजें उसे प्रागैतिहासिक नक्शे पर ले आई हैं। और इससे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के लिए भारत का दावा और भी मजबूत होता है। इन बड़ी रणनीतिक बातों के बीच एक कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अंटार्कटिका के एक निहिलिस्ट पेंगुइन की कहानी। ये क्या है और इसका हमारी यूपीएससी की तैयारी से क्या लेना देना? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर। एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि हजारों पेंगुइनों का एक झुंड समंदर की ओर जा रहा है, जो जीवन का प्रतीक है। लेकिन एक पेंगुइन अचानक उस झुंड से अलग होकर विपरीत दिशा में वीरान बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़ता है, एक तरह की मौत की यात्रा पर। यह उस क्षण का प्रतीक है जब एक व्यक्ति उस सामाजिक दौड़ को जारी रखने से इनकार कर देता है जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, और सामाजिक दबाव के बजाय अपनी आंतरिक सच्चाई को चुनता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। जीएस पेपर 4 मतलब नैतिकता और निबंध के लिए यह एक असाधारण उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल। निबंध में इसे अलगाव, आधुनिक जीवन में अर्थ की खोज या स्वतंत्रता बनाम अनुरूपता जैसे विषयों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और नैतिकता के पेपर में ये नैतिक साहस और प्रामाणिकता का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी समाज क्या कहता है इसकी परवाह किए बिना अपने मूल्यों पर टिके रहने का साहस। जी। चलिए अब कुछ और जरूरी तथ्यों पर तेजी से नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले बैक्ट्रियन ऊंट, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बना। हाँ, 2 कूबड़ वाला ये ऊंट लद्दाख में पाया जाता है। एक आम गलतफहमी है कि इसके कूबड़ में पानी होता है, जबकि असल में वसाया फैट जमा होती है। और इसका संरक्षण स्टेटस? इसका जंगली रूप कैमेलिस फेरस IUCN की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये ऐतिहासिक सिल्क रोड का जहाज माना जाता था। अगला है पद्म पुरस्कार, 1954 में स्थापित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। इसमें खास बात यह है कि अब चयन प्रक्रिया में आम जनता भी नामांकन कर सकती है, जिससे ये ज्यादा पारदर्शी हो गया है। इसकी चयन समिति के प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई उपाधि नहीं है और इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, और एक और पुरस्कार है जीवन रक्षा पदक। ये आम नागरिकों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को डूबने, आग या किसी दुर्घटना से बचाने के लिए। ये समाज में नागरिक साहस और मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। अगरवुड या ऊद के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। ये एक बहुत महंगी और सुगंधित लकड़ी है जो एक्वेलेरिया पेड़ में एक तरह के फंगल इन्फेक्शन के बाद पैदा होती है। यानी ये पेड़ का एक डिफेंस मैकेनिज्म है? बिल्कुल। इसका इस्तेमाल इत्र और धूप में होता है। अत्यधिक दोहन के कारण ये साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है, जिसका मतलब है कि इसके व्यापार पर कड़ा नियंत्रण है। और अंत में एक समिति का जिक्र है, नारायण रामचंद्रन समिति। इसे PFPRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मतलब NPS के निवेश दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए बनाया है। इसका सीधा सा मकसद NPS के निवेश के तरीकों को आज के भारतीय बाजार और दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से अपडेट करना है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे मलेरिया जैसी एक पुरानी और जटिल समस्या से लड़ने के लिए आधुनिक डेटा और विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, और ठीक उसी समय EU के साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी और व्यापार पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी भी बना रहा है। और आज की इस पूरी चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है। जिस तरह भारत पुरानी चुनौतियों से निपटने और नई वैश्विक साझेदारियां बनाने के लिए नवाचार और डेटा पर निर्भर हो रहा है, क्या भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय सिर्फ पारंपरिक समस्याओं को आधुनिक समाधानों से हल करने के बारे में ही है? और इस पूरी प्रक्रिया में एक नागरिक की भूमिका क्या सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बने रहने तक सीमित है, या एक सक्रिय और जागरूक भागीदार बनने की भी है? एक गहरा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है।
इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये चर्चा आपको अपनी तैयारी में मददगार लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और रोजाना करंट अफेयर्स की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे।